Hi friends, how are you? I am Rajan Radotra and today I am taking the newsletter from 25th March to 27th March 2021, and there are some certain important news and editorials which we are covering today. Let's start with our first news. It goes with that Justice N.V. Raman set to take over as 48th Chief Justice of India. तो इसमें यह है कि हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं एंड जो इस न्यूज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो under Article 124 Clause 2 of the Indian Constitution, the Chief Justice of India and the Judge of the Supreme Court are appointed by the President. अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होती है कंट्री में. तो थ्रू ट्रेडिशन, थ्रू कन्वेंशन, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, he or she will be appointed as the Chief Justice of India. So by senior most judge does not mean that seniority with age. It means seniority by the date of a judge appointment in Supreme Court. Okay. So कोई जज ने कितना टाइम एक सुप्रीम कोर्ट में स्पेंड किया है, कितना टाइम वो जज रहा है सुप्रीम कोर्ट में, by that it determines the seniority of the judge of the Supreme Court. Okay. तो प्रोसीजर ये रहता है कि आउटगोइंग सीजीआई रिकमेंड्स हिज सक्सेसर. इट गोज विद द ट्रेडिशन. इट्स नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट गोज विद द ट्रेडिशन. ओके. तो ये जो रिकमेंडेशन जाती है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को जाती है, वो फॉरवर्ड करता है रिकमेंडेशन को टू द प्राइम मिनिस्टर, हु इन टर्न एडवाइसेस द प्रेसिडेंट. सो फाइनली प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. इन द सेकंड जज केस, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जज केसेस. In the second judge case, Supreme Court ruled that the senior most judge of the Supreme Court should alone be should be appointed to the office of the CJI. But there are two instances where this tradition has not been followed, like the appointment of the Justice A.N. Ray. उनके ऊपर भी दो सीनियर मोस्ट जजेस थे जब वो CJI अपॉइंट किए गए, और जस्टिस M.H. बेग, उनके ऊपर भी एक सीनियर मोस्ट जज था जब वो CJI appoint किए गए. So as it is not written in the constitution, so it goes with the tradition, it goes with the convention. Okay. So our new Chief Justice of India will be Justice N.V. Raman. And the next news is that double mutant virus variant found. And before that, let's talk about this INSACOG. ये क्या है? The government of India has launched Indian SARS-CoV-2 consortium on genomics. ये है 10 लैब्स को इकट्ठा करके एक ये कॉन्स्ट्रियम बनाया गया. एक ये हम बोलेंगे कि एक ये बॉडी बनाई गई है जो कि डिटेक्ट कर रही है जितने भी जीन्स में वेरिएशंस आ रहे हैं, जितने भी जीन्स में म्यूटेशंस आ रही हैं, उन पे स्टडी कर रही है. तो उन्होंने ये स्टडी किया कि presence they indicated the presence of tube mutations E484Q and L452R together. अब प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि recently these two words recently seen in news, it is related with, तो आपको बताना है it is related with the mutations that occur in virus. Okay. तो म्यूटेशन जो है वायरसेस में बहुत कॉमन है. Normally they do not cause any changes in its ability to transmit or cause serious infection. लेकिन कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की जो म्यूटेशंस हैं वो यूके या साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाई गई, जिसने उस वायरस को ज़्यादा डेडली बना दिया एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज. और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसी ऐसी वेरिएशंस आ जाती हैं वैक्सीन में जो कि वायरस को इम्यून बना देती है किसी वैक्सीन के प्रति, तो वो वायरस और डेडली हो जाता है. जैसे हमारी प्रेजेंटली कोई अगर वैक्सीन होगी, उससे वो वायरस इम्यून हो जाता है, तो वो वैक्सीन काम करना बंद कर देती है उस टाइम पे. तो दैट इज द केस विच इज गोइंग ऑन विद द प्रेजेंट कोरोना वायरस. ओके. Let's goes with the next news. This news has already been covered in our previous newsletter.
It is like the Rajya Sabha approves bill empowering the Delhi lieutenant governor. तो रिसेंटली हमने देखा था कि काफी ज्यादा कंफ्लिक्टिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली और जो हमारे गवर्नर हैं दिल्ली के, उनकी पावर्स के बीच में काफी सारे कंफ्लिक्ट्स हैं, पावर्स क्लियर नहीं है, काफी ज्यादा ओवरराइडिंग पावर्स है, पावर्स क्लियर नहीं है, कंफ्लिक्ट्स हैं। तो इसके लिए एक बिल पास किया गया है, एक बिल बनाया गया है जो कि एम्पावर कर रहा है दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो इसको हमने ऑलरेडी पिछले न्यूज़लेटर में भी कवर किया है। तो इस न्यूज़ को प्लीज पिछले न्यूज़लेटर के साथ जरूर कनेक्ट करें। ओके, तो इस न्यूज़ में जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि द लेजिस्लेशन सेज दैट द एलजी इज नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव his or her opinion before any decision taken by the Council of Ministers of the Delhi Cabinet. Okay, let's come to the next news. It's a very important news because in our country we face so many problems with the healthcare. अभी हमारे कंट्री की हेल्थ केयर की काफ़ी ज़्यादा जो रियल पिक्चर है वो सामने आई, इवन की कंट्री की क्या वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा रियल पिक्चर सामने आई जब पेंडेमिक आया। तो इस पेंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए, इस पेंडेमिक को और करंट जो हमारी जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है हेल्थ केयर का, उसको मद्देनजर रखते हुए एक नया बिल आया है। वो ये आया है कि नेशनल कमीशन फॉर एलीड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2021। दिस बिल इज रिलेटेड टू द हेल्थ केयर सेक्टर और ये डील करेगा विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे, उनसे डील करेगा ये बिल। प्रोफेशनल जो प्रोफेशन है मेडिकल से रिलेटेड, उससे डील करेगा। ओके, तो द लोक सभा हैज ऑलरेडी क्लियर्ड द नेशनल कमीशन फॉर एलीड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल। इट सीक्स to set up a commission to regulate the allied healthcare sector. Okay, standardized training and qualifications around the country. The bill is aimed at fulfilling long pending demands of the healthcare sector and enhance employment opportunities of professionals. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बिल में that it will provide dignity to the roles of healthcare professionals. Okay, और ये बिल जो है ये रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनाएगा 50 कैटेगरीज ऑफ एलीड हेल्थ केयर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट विल शिफ्ट द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम बीइंग डॉक्टर सेंट्रिक टू टीम सेंट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम बीइंग डॉक्टर सेंट्रिक टू टीम सेंट्रिक। एंड द बिल एम्स टू एस्टैब्लिश a statutory body that frames policies and standards, regulate professional conduct and qualifications for allied healthcare professionals, besides providing uniformity of several standards across institutions. तो जब किसी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है तो उसके पास लीगल बैकिंग आ जाती है। तो जब उसके पास लीगल बैकिंग आ जाएगी तो रेगुलेशंस अच्छे से हो जाएगी और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर देगा जो कि उनके रोल्स को, उनकी उनकी सिक्योरिटी को, उनकी आवाज को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। And let's come out to the new news. CBSE rolls out assessment framework. The CBSE has rolled out new assessment framework for class 6 to 10th in the English, Maths and Science. हमारी अभी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत इन्होंने एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग चीज को कवर किया है। वो है स्टूडेंट्स एबिलिटी टू चेक द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू मेमोराइज चंक्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा गया है कि अभी स्टूडेंट्स की एक्चुअल कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी, एक्चुअल कॉम्पिटेंसी पे काम किया जाएगा, उनकी साइंटिफिकली एनालिसिस पे काम किया जाएगा rather than their ability to memorize the text given in the textbooks or in the reference books. Okay, the framework, ये जो framework है ये aligned with the national education policy's vision of achieving global standard in the assessments. The CBSE along with the British Council conducted analysis of current setup in the Indian schools and identify how competency based approaches can be integrated into the
असेसमेंट सिस्टम। तो जो असेसमेंट सिस्टम है, जो हमारे स्टूडेंट को असेस करने का तरीका है, उनके स्किल्स को, उनकी कॉम्पिटेंसी को जो असेस करने का तरीका है, उस पे काम किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि उनका जो पढ़ने का तरीका है वो सिर्फ क्रैमिंग ना हो, उनके स्किल्स में भी एनहांसमेंट हो, उनके उनके स्किल्स में, उनके नज़रिए में, उनकी कॉम्पिटेंसी में पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो चाइल्ड की, रादर देन उनकी क्रैमिंग पावर को चेक किया जाए, रादर देन उनको ये दिखाया जाए कि आपको सिर्फ मार्क्स लेने हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी पे चेक किया जाए। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि स्किलफुल लेबर की इंडिया में हमेशा कमी रही है। स्किलफुल एम्प्लॉयज हमेशा, हमारे पास डिग्रीज तो हैं लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं है। तो इसी चीज को रखते हुए सीबीएसई ने इन कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश काउंसिल ये नया तरीका लॉन्च किया। ठीक है, और इसमें एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं जो कि हेल्प करेंगे टीचर्स को टू टू प्लान एंड प्रिपेयर द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग्स। ओके, so in the first phase the framework will be implemented in selected Kendra Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas, CBSE schools and few private schools। तो इसका जो टारगेट है वो 2024 है, जिसमें ये 25,000 सीबीएसई स्कूल्स को कवर करना चाहता है और 1.32 लाख टीचर्स को कवर करना चाहता है, और इससे 2 करोड़ स्टूडेंट्स को हेल्प मिलने वाली है। तो नीति आयोग ने एक कंसर्न एक्सप्रेस किया related to the poor water quality in India. Niti Aayog and the Water Aid. Niti Aayog and the Water Aid, amongst others, have found that 70% of the India's surface and groundwater is contaminated by human and other waste and is likely to carry viruses. And जैसे कि मैंने आपको बताया, indiscriminate human activity is often the reason for environmental degradation and pandemics. ठीक है, तो वायरस कैसे स्प्रेड होता है, कैसे स्प्रेड होता है वायरस का जो मेन कॉज क्या है वायरस स्प्रेड होने का, वो ये है कि हम बहुत बार हमने देखा है कि जो शेड्स हैं, जो ये एनिमल रेयरिंग होती है जहाँ पे, वहाँ पे एनिमल्स को बहुत क्लोजली रखा होता है, क्लोजली एक्यूमुलेट किया होता है एनिमल्स को, जो कि एक नया एक ग्राउंड सेट कर देती हैं वायरसेस पे म्यूटेशंस लाने के लिए। तो वायरसेस में म्यूटेशंस लाने के लिए एक ग्राउंड पैदा कर देती हैं। तो today's practices can spawn viruses that can easily run to the human population through many ways, like eating meat, like rearing animals, and so many others. Okay, once the virus has found its way into the human population, it is bound to proliferate in wastewater. Research at the University of Stirling in Scotland indicates that the SARS-CoV-2 virus can spread through sewage water. अगर ये ऐसा होता है कि सीवेज वाटर के थ्रू ये SARS-CoV-2 वायरस कहता है, then it will be really difficult for human population to survive this virus, and I can say that let's talk about the need for conservation spread of the pandemic. सीवेज वाटर जो है, हमने हमेशा देखा है कि डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडीज, जैसे कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारे घर का जो पानी है वो हमेशा हम लोग सीवेज में, जो हमारे घर के आसपास जो कैनाल्स होते हैं उसमें हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं या कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर है हमारे आसपास का वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो some water transmitted viral pathogens are astrovirus, hepatitis A and norovirus. A huge section of the population in India use polluted water from sources like rivers, lakes or groundwater for drinking. इससे होगा क्या, इससे इनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली स्कीम लॉन्च की थी, नल से जल स्कीम, जो कि जिसका एक एम है टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। ठीक है, तो सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया आर कंटामिनेटेड, the only way to purify water is through RO, means reverse osmosis. So reverse osmosis removes contaminants, but it also take out all the healthy minerals। जो हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी को नेसेसरी मिनरल्स हैं, जब पानी जो हमें पानी के थ्रू मिलते हैं, लाइक
जब वाटर जब वहाँ से आता है, जब किसी भी रिवर से या किसी भी वैली से वाटर फ्लो करता है, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो हमने घर में आरओ लगाए हैं, तो वो क्या होता है कि उसको वो उसके मिनरल्स को खत्म कर देता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो वायरस है पानी के लिए, उसको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए वी नीड अ यूवी एक्वागार्ड ट्रीटमेंट। इसलिए हमारे घर में बहुत सारे जो एक्वागार्ड्स लगे होते हैं उसमें लिखा होता है आरओ यूवी ट्रीटमेंट। आरओ जो है वो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, और यूवी जो होता है वो वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये आ, पानी को जो है वो मिनरल डेफिशिएंट बना देता है। इसलिए कई सारे जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं वो टीडीएस बैलेंसर्स होते हैं। टीडीएस उसमें टीडीएस बैलेंसिंग होते हैं ताकि वो मिनरल्स को न्यूट्रलाइज कर सके, मिनरल्स की क्वांटिटी उसमें डाल सके। ओके, so what is the solution क्या है? What is the solution? The solution is that there is no technical substitute for living natural resources like pristine natural water and soil. This means that we must conserve and use our natural living resources. We must safeguard it for our own lives and for future generations. Our development model is always focused on artificial infrastructure, building highways, industrial plants, high-rise structures. But इससे होगा क्या? इससे हम अपने natural resources को destroy कर रहे हैं. So then there is a need to balance it. A growing population means that there will be growing consumption. So we need an effective population policy along with the effective measures to control the sewage water contamination, to make sure that uh, the humanity will remain healthy, as well as our new generation will not face any complications as well as mutations with the contamination. अब ये देखेंगे हम अनपॉल्यूटेड फ्रेश वाटर सोर्सेज इन इंडिया। दो ऐसे सोर्सेज हैं जो स्टिल अभी अनपॉल्यूटेड हैं हमारे देश में, जैसे कि एक वाटर लाइन बिलो और फॉरेस्ट, और एक्वीफायर्स below the river floodplain. Aquifer होता है, aquifer it's a body of permeable rock which can contain transit ग्राउंड वाटर। जो बारिश होती है वो उससे जब एक रॉक परमिएबल रॉक से जो पानी अंदर जाएगा वो प्यूरिफाई हो जाता है, वो पानी प्यूरिफाई हो जाता है, तो वो इट्स गुड फॉर ड्रिंकिंग। तो अब इस न्यूज़ पे हम लोग एक वे फॉरवर्ड देखेंगे कि अब तरीका क्या है। तो इसमें यह है कि फॉरेस्ट एंड फ्लड प्लेन्स मस्ट बी रिचार्ज एज वाटर सेंचुरीज, मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज वाटर सेंचुरीज. Water conservation schemes work with the nature rather than against it. They can be used around the globe. It is important to remember that these evolutionary resources, once lost, will be lost forever. This lines you can write it mains answer, and it's definitely a good lines, and you will able to fetch good marks if you write these lines. And let's come to the new editorial. It says that adding coal to the fire. This editorial is based on the ongoing conflict, ongoing agitation in Australia related to the uh, allocation of coal mine to Indian billionaire Mr. Adani. तो ये जगह है, उसका नाम है कारमाइकल। कारमाइकल एक ऐसी कोल माइन है जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट कोल माइन है, और इस कोल माइन से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी और लोकल एम्प्लॉयमेंट को हेल्प मिलती है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ये जो एडिटोरियल है ये बता रहा है कि अब ठीक है, अब इससे ऑस्ट्रेलिया की लोकल इकोनॉमी को हेल्प मिलती है, इससे इकोनॉमी आगे बढ़ती है, बट व्हाट अबाउट आवर कार्बन न्यूट्रलिटी? जो हमारे एम्बिशंस है, जो कार्बन न्यूट्रल इंडिया बनाने का जो मिशन है, उस पे कैसे अफेक्ट करेगा? और जो प्लान है, हमारा जो मिशन है कार्बन को रिड्यूस करने का, या जो हमारा मिशन है जो टेम्परेचर राइज को रोकने का, वो इस पे कैसे इफेक्ट करेगा? तो ये न्यूज़ लेटर इसके बारे में बताएगा। क्योंकि हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है, और दूसरी तरफ हम इतने बड़े बड़े कोल्ड माइंस एलोकेट कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन थी इससे रिलेटेड। एंड लेट्स सी अबाउट this editorial. It says that Adani is making one of the world's largest new coal investments in the Carmichael coal mine project in Queensland. Queensland is in Australia. This article analyzes the cost and the benefits of the project.
तो इंडिया ने पीछे अफर्म किया था इस अपनी कमिटमेंट फॉर स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, बट रिसेंटली द अदानीज $16.5 billion investments in the Carmichael coal mine project in Queensland has sparked a great debate. Being a primary buyer of the project, India would also face its environmental consequences because India is one of the largest buyer of coal from the Carmichael coal mine. The impacts of the Adani's Carmichael coal project. Coal mining provides income for Australia's local economy, but the health and the environmental harm from mining and combustion represents a big net loss for the world. ये जो Carmichael coal mine project है, it's the largest coal mine in Australia and one of the largest in the world. It will produce 60 million tons of coal per year at full capacity. The mine is expected to produce 2-3 billion tons over the next 60 years. No doubt it will create employment opportunities and generate revenue for Australian's economy. मैंने आपको already बताया कि India is the primary buyer of Carmichael coal. The project will significantly add to its emissions. Australia coal mine and export generate incomes and jobs, but when the destruction from the pollution, soil erosion and biodiversity loss is also included, then the net contribution for India is negative. Okay, तो इस चीज को हमें समझना है कि जो नेट कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वो नेगेटिव है, क्योंकि जो लॉस होने वाला है, नो डाउट इट्स क्रिएटिंग इनकम्स एंड जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, बट जो डिस्ट्रक्शन होने वाली है इससे पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन और बायोडाइवर्सिटी की वो ज़्यादा है as compared to the gain. So it's a net loss for India as well as for the world. The project is likely to emit 4.7 billion tons of greenhouse gas emission. This is more than 0.5% of the remaining global carbon budget for limiting warming to 2 degrees Celsius. तो कोल माइनिंग का और भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, जैसे कि it contribute to the heart disease, lung disease and lung cancer. So, what's the way forward? The government of India is drawing up plans for carbon neutrality, following several others that have announced 250 as the target date for this. Achieving a zero carbon target will require vast investments in the production, storage and distribution of renewable energy. तो इसमें इस एडिटोरियल में ये बताया गया कि अगर हमें कार्बन न्यूट्रलिटी मीन्स जीरो कार्बन नेट एमिशन, ठीक है, जीरो कार्बन नेट एमिशन पे हमने अगर जाना है तो हमें आज से ही स्टार्ट होना पड़ेगा टुवर्ड्स आवर अप्रोच टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी लाइक द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम लोग अपना मेजर फोकस जो है, मेजर इन्वेस्टमेंट जो है, अगर वो हम आज भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे रखेंगे या उन पे रखेंगे जो कि ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, देन 2050 तक ये टारगेट जो है अचीव करना ये काफ़ी डिफिकल्ट है. तो और जैसे कि हमारा एक और टारगेट है कि ग्लोबल टेम्परेचर को राइज होने से बचाना विद इन 2 डिग्री सेल्सियस. तो टू अवॉइड द डेंजरस क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज्ड रिस्क to human health, it is required to keep the global temperature rise within 2 degrees Celsius. This means that Australia and Indian coal reserve needs to stay under the ground. काफ़ी ज़्यादा agitations हुई हैं पीछे. Let's say the ongoing process which is going on in Australia, in Queensland in Australia, कि क्या होता है क्या. Okay, let's come to the prelims bites. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम बाइट्स जो कि हमारा हेल्प करता है प्रीलिम्स क्लियर करने में. ट्यूलिप गार्डन, जैसे कि आप सबको पता है कि ट्यूलिप गार्डन जो है ये कश्मीर में है, ज़बरवान हिल्स में है. ज़बरवान हिल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये ज़बरवान हिल्स जो है ये लाई करता है बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में, और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली, इट लाइज एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली. और इसमें डाचीगाम नेशनल पार्क जो हम ऑफनली देखते हैं, जो कि फेमस है कश्मीर स्टैग के लिए, जिसको हम हंगूल कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे ही सिचुएटेड है. तो द गार्डन विच इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन is situated in Srinagar, Jammu and Kashmir. The tulip garden is the largest in Asia and it spreads over an area of about 30 hectares. Okay, तो डल लेक जो है वो भी इसी
इसके फुट पे है, ज़ेब्रॉन हिल्स के फुट पे एग्जिस्ट करती है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। इट अनाउंसेस अ स्लोगन फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एवरी ईयर एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑल मेंबर कंट्रीज। स्यूज कैनाल क्यों है न्यूज में रिलेटेड? हमने पिछले दिनों देखा कि एक बहुत बड़ा वेसल, एक कमर्शियल वेसल जो है वो यू टर्न ले रहा था और उसने पूरा का पूरा स्यूज कैनाल जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो उसकी वजह से 10% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को इफेक्ट हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि some news about the Suez Canal. It's an artificial sea level waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in Egypt and to connect the Mediterranean Sea and the Red Sea. This is very important for the prelims, especially for this time, क्योंकि ये काफी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस बार। It provides the shortest maritime route between the Europe and the lands lying around the India and the Western Pacific Ocean. Okay, it is one of the world's most heavily used shipping lanes, carrying around 12% of the world trade by volume. Let's come to the 26th March 2021. It also contains so many important events and editorials. Um, it's a very important editorial related to the electoral bonds. Let's discuss it. देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन नहीं ले रही है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट क्या है कि टू कवर द बैकलॉग, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट कर रहा है हाई कोर्ट में फॉर क्विक जजमेंट्स, फॉर क्विक एंड quality judgments, because there are large number of cases are accumulating and pending in our country, and judiciary जो है हमारे देश में वो oftenly उसको एक टैग लग गया है कि जस्टिस जो है हमेशा डिनाई किया जाता है लोगों का। तो इसलिए टू फास्ट ट्रैक द केसेस, टू फास्ट ट्रैक द जजमेंट्स, टू फास्ट ट्रैक द केसेस, सुप्रीम कोर्ट इज वर्किंग टू हार्ड दीज डेज। तो इसके इसकी न्यूज ऐसी है कि बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे said retired judges could soon be chosen on the basis of their expertise in a particular field of dispute and allowed to retire once the pendency in that zone of law was over. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 224A जो है ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस से रिलेटेड ये आर्टिकल डील करता है एंड इट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस मींस कि कुछ पर्टिकुलर ट्रायल को, कुछ पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड केस को हैंडल करने के लिए कोई पर्टिकुलर जज अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो retired judges who had handled certain disputes and fields of law for over 15 years could deal with them and faster if brought back to the harness as an ad hoc judges. तो जितना एक्सपीरियंस जज होगा अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड में, अगर उसको हार्नेस किया जाए तो उससे रिलेटेड केसेस को हम जल्दी से जल्दी हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की अचीव है टू फास्ट ट्रैक द केसेस। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अंडर आर्टिकल 224 है द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट मे एट अ टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, read it importantly, it's the previous content of the consent of the president, request any person who has held the office of the judge of that court or any other high court is allowed to sit and act as the judge of the high court for that state. It's a new news that आशा भोसले जो कि एक सिंगर है टू बी ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र भूषण जो है स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड है, हायर ऑनर कर लो, ये इज द स्टेट गवर्नमेंट हाईएस्ट ऑनर। ये अवार्ड जो है, ये जो क्वेश्चन है ये मास्टर पीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मास्टर पीएससी वाले स्टूडेंट्स प्लीज को इंपॉर्टेंटली कवर कर लें। Let's come to the new news. It's an editorial. It says that why the electoral bond schemes must go. क्योंकि पीछे हमने काफी देखा कि काफी क्रिटिकल एनालिसिस की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की, जो कि थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आवर पॉलिटिकल पार्टीज गेट्स फंडिंग, और काफी ज्यादा इस पे क्रिटिकली लोगों ने इस पे एनालाइज किया है। काफी ज्यादा एनजीओज ने, काफी ज्यादा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस स्कीम को एनालाइज करके इसकी जो लूप होल्स हैं इसके बारे में उन्होंने इसको बताया है। तो
मैं सबसे पहले आपको इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक स्कीम है जिसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो फंड्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो फंड्स कलेक्ट करती है, ये अकाउंटेड फंड्स होते हैं, क्योंकि ये सारा जो है वो वाइट का फंड आता है, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इट्स एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इट्स अ क्लियर ट्रांजेक्शन। तो जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो ये कहा गया था कि इट विल ब्रिंग क्लीन मनी इनटू द पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अब क्या है कि अब इसमें काफी ज्यादा जो लूप होल्स हैं, जैसे कि इसकी एनोनिमिटी पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो ये जो स्कीम है ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई है। तो ये जो एडिटोरियल है ये टॉक्स मच अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो why the electoral bond scheme must go? Because it does not disclose who funds political parties. तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि राइट टू नो स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द right to freedom of expression under the Indian Constitution. By keeping this knowledge from citizens and voters, the electoral scheme violates the fundamental tenets of our democracy. तो इसके तहत जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत there is no obligation on the part of donor or any political party to reveal कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी में डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनोनिमिटी बहुत ज्यादा है। और एक यहाँ पे एक ये भी लिमिटेशन है इसकी कि यहाँ पे इट गोज अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी। इट गोज अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी, लाइक कंपनीज जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में फंड कर रही हैं, उनको ये उनको ये नहीं बताना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को वो फंड कर रही हैं। तो अब एक कंपनी है, उसके काफी ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर मीन्स शेयर होल्डर शुड गेट टू नो कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं। तो कंपनीज के बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं, वो हमेशा किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर देते हैं विदाउट फॉरवर्डिंग एनी अवेयरनेस टू देयर शेयर होल्डर्स। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो इट डज नॉट प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स अवेलेबल टू फाउट इलेक्शन। The electoral bond scheme, however, remove all the pre-existing limits on political relations and effectively allows well-resourced corporation to buy politicians by paying immense sums of money. ये जो lines हैं, oftenly आप मेंस में नहीं लिखना, क्योंकि it's a very negative lines, but ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी गई है। Since the donations are routed through the State Bank of India, it is possible for the government to find out who is donating to which party. तो जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो ऑलरेडी ऐसा माना जाता है कि रूलिंग पार्टी जो है वो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सी बड़ी कंपनी कौन सी पार्टी को पैसे डोनेट कर रही है। तो इट गोज लाइक ये एक फेवरेटिज्म का भी काम करती है। तो इसमें ये लिखा गया है कि given India's long standing misuse of investigative agencies by whichever government occupies power at the center, this becomes very effective way to skew donation to rival political parties। जैसे कि मैंने आपको already explain किया, it acts as a favoritism। Okay, as the electoral bond scheme allows even foreign donations to political parties, which can often be made through shell companies, the prospects of institutional corruption increases with the electoral bond scheme instead of decreasing। तो ये जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का, वो इस एडिटोरियल के थ्रू प्रेजेंट किया है। बट आई सजेस्ट यू कि जब भी आपको कभी आंसर लिखना गया तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट को तो यूज करें यहाँ से, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स कम टू द प्रीलिम बाइट्स ऑफ this day. It goes with the National Aquifer Mapping and Management Program, NAQUIM. NAQUIM is a program जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा। तो इट envisages mapping of aquifers, their characterization and development of aquifer management plans to facilitate sustainable management of groundwater resources. It is initiated in 2012 as a part of the Groundwater Management and Regulation Scheme. Its objective is to desalinate and characterize the aquifers and develop plans for sustainable groundwater management in the country.
अब नेक्स्ट प्रीलिम बाइट इज adjournment signed die. Adjournment signed die क्या है? It means terminating a sitting of the parliament for an indefinite period. लाइक जब सिटिंग जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है बिना बताए गए कि नेक्स्ट सिटिंग कब होगी, तब उसको हम एडजर्नमेंट साइन डाइन कहते हैं. The House is adjourned without naming a day for reassembly. The power of adjournment as well as adjournment sign die lies with the presiding officer like Speaker of the Lok Sabha or the Assembly or the Rajya Sabha. The President issues a notification for the prorogation of the session after the business of a session is completed and the presiding officer declares the House adjourned sine die. The President can also prorogue the House while in the session. अब इसको याद रख लीजिए, पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एक मरुसुदर रिवर पे प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है जो कि एक ट्राइब्यूटरी है चिनाब रिवर की, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेट्स कम टू द न्यूज ऑफ 27th मार्च. इसमें जो पहली न्यूज है वो ये है कि पोल बॉन्ड सेल कैन गो अहेड. पोल बॉन्ड सेल क्या है? पोल बॉन्ड सेल मींस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेल है जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रायर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन क्रूशियल स्टेट सच एज वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु. तो स्टेट ऑर्डर लगाया था इस पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे प्रायर टू द इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, और सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया स्टे लगाना इस चीज पे. एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने एक प्ली फाइल की थी that serious apprehensions that the sale of electoral bonds before the elections in states including West Bengal and Tamil Nadu would further increase illegal and illicit funding of political parties through shell companies. तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि क्या जो इम्प्लीकेशंस हैं बॉन्ड स्कीम के, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी. तो इसने ये बताया कि होम मिनिस्ट्री हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिजेक्शंस एज इट रिजेक्टेड 20% ऑफ ऑल आरटीआईज रिसीव्ड, और 40% ऑफ ये जो रिजेक्टेड आरटीआईज हैं उनमें से 40% जो रिजेक्शंस हैं वो डिड नॉट इंक्लूड एनी वैलिड रीजंस, और इस 40% में 90% जो रिजेक्शंस हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई हैं. अब कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो आरटीआई से जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो काफ़ी इररेलेवेंट होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज या कोई कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन लीक भी नहीं करना चाहता, या वो बताना भी नहीं चाहता, या वो शेयर भी नहीं करना चाहता. नॉर्मली आरटीआईज ये होती हैं जो कि कभी एक्सपेंस मांग रही हैं या कभी कुछ मांग रही हैं. ये राइवल ऑपोजिशंस भी कई बार आरटीआई डालते हैं इंफॉर्मेशन के लिए. तो मैक्सिमम टाइम्स हमने देखा गया है कि आरटीआई जो है वो रिजेक्ट हो जाती है. इंपॉर्टेंट न्यूज, मूव हेल्थ टू कॉन्करेंट लिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप इसको जैसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव इंडियाज हेल्थ सेक्टर, तो उसमें आप ये जरूर इंक्लूड करें. जैसे 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह हैज सजेस्टेड सम मेजर्स फॉर हेल्थ सेक्टर एट द नेट हेल्थ समिट. एक नेट हेल्थ समिट ऑर्गेनाइज हुआ था रिसेंटली, जिसने ये बताया कि हेल्थ को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शिफ्ट किया जाए जो कि अभी स्टेट के अंडर है. Bringing health into the concurrent list would give the center greater flexibility to enact regulatory changes and reinforce the obligation of all stakeholders towards providing better health care. तो ये जो सजेशन है इसने ये भी बताया कि एक डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो कि डेडिकेटेड होगा हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट सेटअप का. तो इसने ये भी रिकमेंड किया कि हेल्थ की जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज की जाए. तो इसने ये भी सजेस्ट किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस किया जाए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ केयर इंश्योरेंस एज ए लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टिल रिमेन अनकवर्ड. जैसे हमारा आयुष्मान भारत स्कीम है वैसे ही फोकस किया जाए यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ केयर इंश्योरेंस पे. तो इस बिल में इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया कि जो बिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा कम टाइम में हमने इसको पास किया है पार्लियामेंट ने.
तो जिससे कि इसमें एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया, वो ये है कि कई सारे बिल्स को एज अ मनी बिल ट्रीट करके, एज अ मनी बिल साइन करवा के पास किया गया है राज्यसभा में, क्योंकि हमें ये पता है कि राज्यसभा में जो मनी बिल है वो विद इन 14 डेज उनको सेंड करना होता है, अदरवाइज द बिल deemed to be passed by both the houses of the parliament. So in the last few years have seen the dubious practice of marking bills as money bills and getting them past the Rajya Sabha. The finance bill over the last few years have contained several unconnected items such as reconstruction of tribunals, introduction of electoral bonds, amendments to the Foreign Contributions Acts. और इस बार ये भी इस एडिटोरियल में ये भी लिखा गया कि 76% of the total budget was approved without any discussion. It has been seen under the absence of the deputy speaker. तो हमें क्या करना है इसके लिए? It would be useful if the court can give a clear interpretation of the definition of money bills and to provide guide rails within which bills have to stay to be termed as such. So, in order to avoid the practice of marking bills as money bills, there should be a proper guide rails कि जिससे एक proper committee बिठाया जाए, एक proper scrutiny हो before money bill has to be recognized as a before any ordinary bill recognized as a money bill. So parliamentary scrutinies must Parliamentary must examine all legislative proposals in details, understand the nuisance and implications of the provision and decide on the appropriate way forward. This will require making and following processes such as creating a system of research support to members of parliament, providing sufficient time for MPs to examine issues, and requiring that all the bills and budgets are examined by committees. Let's come to the prelim bites of the last day of the news. India's first government-run animal ambulance network. The state government of Andhra Pradesh has decided to set up India's first government-run ambulance network for animals. It is very important. कई बार क्या होता है कि हमने देखा कि हाईवेज पे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें कि एनिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो एनिमल्स एक इंसान के लिए तो एम्बुलेंस आती है लेकिन एनिमल के लिए नहीं आती, तो फॉर दैट पर्पस द प्रोजेक्ट इज वेरी द इनिशिएटिव इज वेरी गुड. Second news is members of the Shanghai Corporation. आई एम रियली सॉरी, इसका जो टाइटल है वो है PABB PAB. इसका जो टाइटल है वो है PABBI एंटी टेरर 2021, पाबी एंटी टेरर 2021. इसमें क्या है? इसमें ये है कि मेंबर्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना विल होल्ड अ जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज दिस ईयर. ये अनाउंस किया गया है 36th मीटिंग ऑफ द रैट्स जो है वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच है. ओके, तो बापू नेक्स्ट फिल्म बाइट्स इज बापू बंगाबंधु डिजिटल एग्जीबिशन. बापू goes with the father of our nation Mahatma Gandhi and Bangabandhu goes with the father of Bangladesh nation. So इनके नाम पे एक डिजिटल एग्जीबिशन हेल्ड किया गया था during the recent prime minister's visit in the Bangladesh. So ये Babu Bangabandhu Digital Exhibition. As a part of his 2-day visit to Bangladesh, Prime Minister Shri Narendra Modi along with the Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina jointly inaugurated a digital exhibition on Bapu Bangabandhu. Okay guys, this is the newsletter video for this session. Please इसको एक या दो बार ज़रूर रीड करना because it is very important. एक दो बार रीड करोगे along with the newspaper, then you will be able to comprehend and apprehend each and every news properly. Thank you so much. See you in next video. Bye bye. Take care.